प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि और नैतिक मूल्यों के लिए है। देश में अब तक 2,56,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। सांसद सुनील सोनी ने लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से दुर्ग जिले के अनेक गांवों में सिंचाई की समस्या हुई दूर। अब किसान साल में ले रहे हैं कई फसलें। और प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हटकेश्वर मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की संपन्नता के लिए है और ये पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी। इस पहल को दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। श्री मोदी स्वामी चिदभवानंद जी की श्रीमद् भगवद गीता के ई संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं। At the core of Atmanirbhar Bharat is to create wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म करना है, जो हमारे दिमाग को खुला रखता है। उन्होंने कहा कि ई पुस्तकें युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हो रही हैं, इसलिए यह प्रयास गीता के महान विचारों को युवाओं में लोकप्रिय बनाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में अब तक कोविड टीकों की 2,56,45,000 से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 13,17,000 से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक दी गई। छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोग भी अब टीकाकरण के लिए खुद आगे आ रहे हैं। राज्य में इस समय 60 वर्ष से अधिक और 45 साल से ज्यादा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और चुने हुए निजी अस्पतालों में 250 रुपए शुल्क के साथ कोविड टीका लगाया जा रहा है। इस बीच रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से कोविड का टीका लगाने की अपील की है। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे 45 साल से ज़्यादा के जो नौजवान हैं, उन सब से मेरा आग्रह है कि आप जो है सरकारी अस्पताल में जाके प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि मुफ्त में वैक्सीन लग रहा है। यदि आपको कहीं प्राइवेट अस्पताल भी जाना है तो वहाँ पे मात्र आपको 250 रुपये देकर जो है आपको वैक्सीन लग जाएगा। और जो मैं अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि वैक्सीन लगाते समय मुझको ऐसा लगा था कि सुई का कोई दर्द होगा, लेकिन वैक्सीन कब लग गया मुझको पता ही नहीं लगा। और मैंने पूछा वैक्सीन आप लगाई है, तो बोले लग चुका है आपको। तो इसके अंदर में कहीं भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ और उसके बाद में 1 महीने बाद में आप जो है वो दूसरा डोज लीजिए।
उधर देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 18,000 से ज्यादा रोगियों के ठीक होने के साथ 96.92% पर पहुंच गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 456 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 135 मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सुझाव का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि गोधन योजना पूरे देश में लागू हो जाती है तो निश्चित ही खेती किसानी के स्तर में सुधार आएगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गोधन न्याय योजना से एक कार्यक्रम से अनेक कार्य साधित रहे हैं। इसमें केवल गोबर खरीदी नहीं हो रही है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, मवेशियों की देखभाल भी हो रहा है, उसकी चारा की व्यवस्था भी हो रही है और उससे खेती भी बच रही है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। गौरतलब है कि कृषि मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि किसानों से मवेशियों के लिए गोबर खरीदी की ऐसी ही योजना पूरे देश में शुरू की जानी चाहिए। समिति ने कहा कि किसानों से उनके मवेशियों का गोबर खरीदने से उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कोरबा इकाई ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल किया है। एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक विश्वरूप बसु ने बताया कि 93.85% पीएलएफ के साथ एनटीपीसी कोरबा संयंत्र ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश भर के एनटीपीसी संयंत्रों में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं देश भर के दूसरे विद्युत संयंत्रों ने कोरबा संयंत्र का दूसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन कर छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों को रोशन करने में एनटीपीसी की कोरबा इकाई की विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि देश के अग्रणी 5 विद्युत उत्पादक संयंत्रों में एनटीपीसी के 4 संयंत्र शामिल हैं। एनटीपीसी का इस साल एनटीपीसी कोरबा का बात अगर पूछेंगे तो एनटीपीसी कोरबा का पीएलएफ है 93.85% कल का दिन तक इस वित्तीय वर्ष में 93.85%। अगर पूरा एनटीपीसी का बात करेंगे तो पूरा एनटीपीसी का कोल स्टेशन का पीएलएफ है 64.86% इस वित्तीय वर्ष में। ऑल ओवर इंडिया में एनटीपीसी कोरबा का रैंक है 2, शासन का रैंक है 1। बिकॉज हम लोग जो है अपना ओवरऑलिंग ले चुका है। ओवरऑलिंग मतलब साल का मरम्मती जो है, तो इसीलिए हमारा रैंक है 2। अभी जो है एनटीपीसी के अंदर हमारा रैंक है 1। अगर इंडिया में टॉप 5 परफॉर्मिंग यूनिट्स देखेंगे, टॉप 5 में टॉप 4 है एनटीपीसी का, उसमें 1 नंबर और 4 नंबर में सिंगरौली का यूनिट 1 एंड ये जो है 4 जो है ये सिंगरौली 1 एंड 2 आई थिंक है, एंड कोरबा का यूनिट 2 एंड 3 है सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में ऑल इंडिया का सारे थर्मल पावर प्लांट का। गौरतलब है कि विद्युत उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही एनटीपीसी कोरबा यूनिट ने संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश की 100% उपयोगिता में भी अपना रिकॉर्ड बनाया है। कृषि कार्यों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ लेकर किसानों को न सिर्फ पानी की समस्या से छुटकारा मिला है, बल्कि वे एक से ज्यादा फसलें भी लेने लगे हैं। दुर्ग जिले के ग्राम धनौत के किसान लोकेश सिन्हा और ग्राम मोहलई के किसान अन्नपूर्णा देवांगन ने भी कृषि सिंचाई योजना के तहत अपने खेतों में स्प्रिंकलर लगवाया है, जिसकी बदौलत अब ये अपने खेतों में कई तरह की फसलें लेने लगे हैं। इन किसानों ने बताया कि पहले वे अपने पूरे खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते थे, लेकिन स्प्रिंकलर लगने के बाद उनका कृषि रकबा तो बढ़ा ही है, साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है।
प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत मैंने ये योजना आई थी, उसका लाभ लेने के लिए फिर मैंने एक आवेदन किया। वहाँ से फिर मैंने स्प्रिंकलर पाइप वगैरह का जो अनुदान में प्राप्त होने के बाद फसल चक्र यहाँ पर मैंने फिर अपनाया। फिर कुछ हिस्सों में मैं बदल कर फिर फसल लेता हूँ। कुछ में धान ले लेता हूँ वापस, और कुछ में आपका सरसों हो गया, धनिया हो गया। मसाले वाली फसल में धनिया हो जाता है। तिल हनी फसल में कभी हम लोग तिल का फसल ले लेते हैं, कभी सरसों ले लेते हैं, और भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग कर पा रहे हैं अभी। पहले ना जमीन में पानी पलाता हूँ, अब फुहारा मिल गया तो फुहारा से लेता हूँ पानी, वो कैसे ज़्यादा लेता हूँ। कृषि विस्तार अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कृषि सिंचाई योजना की बदौलत जल संरक्षण में काफी मदद मिलती है, जिसका क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं। 70% तक इनको अनुदान दिया जाए, 30% किसान की भागीदारी होती है, और इस क्षेत्र के मैं समझता हूँ कि करीब 700 से 800 किसानों ने इसका फायदा ले लिया है, और आज सभी लोगों ने अपना कृषि क्षेत्र बढ़ा लिया है। जो फसल पहले 1.5 एकड़ 2 एकड़ में लेते थे, आज वो किसान जो है 3 से 3.5 एकड़ में फसल ले रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को स्प्रिंकलर के लिए 70% तक का अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर के मंदिरों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिवालय हैं, आज विशेष रूप से उन्हें सजाया गया है, और श्रद्धालु हजारों के तादाद में प्रत्येक शिवालय में जा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्राचीन बूढ़ेश्वर मंदिर में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना को देखते हुए मंदिरों में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। उधर महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कल राजनांदगांव शहर में भगवान महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ की बारात और झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। उधर कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध भौरमदेव मंदिर में भी आज महाशिवरात्रि के मौके पर काफी रौनक देखी जा रही है। मंदिर के पुजारी आशीष पाठक ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती भगवान महादेव जी को प्राप्त करने के लिए बेल पत्ते खा करके जो भगवान महादेव की तपस्या की थी, और आज के ही दिन भगवान महादेव जी प्रसन्न होकर के जगदम्बा माता पार्वती के जी के साथ में विवाह संपन्न किए थे। भौरमदेव का ये प्राचीन शिव मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और ये छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।